हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी यूपी पीजीटी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमने एक टेस्ट नंबर 7 आप लोग के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया था, जिसमें से आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है उसके अंदर। और जो भी लोगों ने ये फॉर्म सबमिट किया है लिंक से जाके, तो उनके जो मार्क्स हैं वो दिखाएंगे आपको इस वीडियो के एंड में। तो वो जो लोग ने अपना फॉर्म फिल किया था उन सभी के मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो के एंड में। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात, जो लोग फॉर्म सबमिट नहीं किए थे, है ना, उनके लिए वन लास्ट टाइम, अगर आगे से आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपको जो उत्तर है वो बताया नहीं जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1, व्हेन ओडिपस कॉम्प्लेक्स अकर्स। ये बात कहाँ से स्टार्ट होती है? बात स्टार्ट होती है आपके मिस्टर फ्रॉइड से। उन्होंने बताया था इसके बारे में, साथ ही साथ एक और बताया था कौन से कॉम्प्लेक्स के बारे में, आपको बताया था इलेक्ट्रा जी जो थी उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में। 2 नंबर का ये सवाल आपके पीजीटी साइकोलॉजी का। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। ऑप्शंस हमारे पास है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस उम्र में होता है? 2 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 4 से 7 वर्ष और 5 से 6 वर्ष। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष सही उत्तर है। इसी अवस्था में क्या होता है? ओडिपस कॉम्प्लेक्स आकार होता है। अब ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये जाके आप पढ़ें अपने नोट्स में से। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज पढ़ें, किसके बारे में? आप पढ़ें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स पढ़ना आप लोग के लिए जरूरी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है उनको कांग्रेट्स। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है यहाँ पे, कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ स्टेज थ्योरी ऑफ। कोहलबर्ग जी जो थे उनके द्वारा एक स्टेज थ्योरी दी गई। ठीक है, कोहलबर्ग द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत? चरणबद्ध सिद्धांत किस चीज से संबंधित है? यहाँ पे आपके पास संज्ञानात्मक विकास, लैंगिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास, चार आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें से बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके बारे में? मिस्टर कोहलबर्ग। जो आपके मिस्टर कोहलबर्ग हैं, इन्होंने किस सिद्धांत के बारे में या किस विकास के बारे में बताया है अपने सिद्धांत के अंदर, है ना, उसके बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? ऑप्शन आपके पास है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञान का विकास। तो क्या कोहलबर्ग जी संज्ञान की बात करते हैं? फिर है आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि लैंगिक विकास। तो क्या कोहलबर्ग जी लैंगिक विकास की बात करते हैं? तीसरा है आपका सोशल डेवलपमेंट, क्या वो सामाजिक विकास की बात करेंगे मिस्टर कोहलबर्ग? और चौथा है आपके पास मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। ठीक है, तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोलबर्ग ने क्या बताया? कोलबर्ग जी ने बताया मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि नैतिक विकास के बारे में कोलबर्ग जी ने बात की। ठीक है ना, स्टेज थ्योरी के अंदर, चरणबद्ध सिद्धांत के अंदर इन्होंने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं, किसके अंदर क्या होता है, तो वो सब जाके आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल, प्रश्न नंबर 3, द स्ट्रेंज सिचुएशन इज अ टेस्ट ऑफ। ठीक है, स्ट्रेंज अवस्था यानी कि अजीब स्थिति नाम का एक क्या किया गया था? एक किया गया था आपका एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। इनमें से किसका परीक्षण है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। बात ऑप्शन क्या क्या दी है आपके पास? ऑप्शन दी है आपके पास अटैचमेंट, लगाव, अकोमोडेशन, तारतम्य की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आपके पास है एसिमिलेशन, क्या यहाँ पे आत्मसात्करण की बात होती है इस परीक्षण के अंदर, तारतम्य की बात होती है, लगाव की होती है। और फिर आपके पास है आर्बिट्रेशन की, यानी कि विभाजन की बात होती है। तो इन चारों में से किसकी बात होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? जिन लोगों ने, काफी कम लोगों ने सही उत्तर दिया, लेकिन सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, अटैचमेंट की, लगाव की बात करते हैं। कहानी की स्टार्ट कैसे होती है? 1970 में स्टार्ट होता है एक परीक्षण, जिसे कौन करती है? जिसे करती है मैरी आइंसवर्थ के द्वारा। ठीक है, इसको किया गया था और इसमें देखा गया था कि जो छोटे बालक हैं, शिशु हैं, है ना, उनका अपने केयर गिवर के साथ, ठीक है, जो उनके गार्जियन बनते हैं, है ना, उनके साथ किस प्रकार का लगाव है, किस प्रकार का अटैचमेंट है, इस चीज के बारे में ये टेस्ट, ये परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या है? आपका नाम है स्ट्रेंज सिचुएशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका? आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटैचमेंट, लगाव। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है। अगला सवाल पूछ रहा है आपसे, वॉटसन एक्सपेरिमेंटेड विच कंडीशनिंग। ठीक है, हम पढ़ते हैं किसके बारे में? हम पढ़ते हैं कंडीशनिंग, यानी कि अनुबंधन। अनुबंधन में कई प्रकार के हैं, दो मुख्यतः कौन से हैं? ये पहला है आपका प्राचीन और दूसरा है आपका नैमित्तिक, है ना।
यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और सामाजिक अनुकूलन भी आपका इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो प्राचीन अनुबंधन है या नैमित्तिक अनुबंधन है उसको अभी हम देखते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग, ये तो 100% करेक्ट नहीं है, और ये है आपका सोशल कंडीशनिंग। ठीक है, तो पूछ रहे हैं वाटसन जी ने किसके बारे में जो अभ्यास किया था, प्रयोग किया था, उसमें कौन सी कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप जानते हैं कि बिहेवियरिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है, आपके व्यवहारवाद की शुरुआत होती है आपके मिस्टर वाटसन से ऑफिशियली। ठीक है, पावलोव जी कर रहे थे, उसके पहले किसने किया, उसके पहले थॉर्नडाइक जी भी कर रहे थे, तो वो सब अगर आप लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं हमारे, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस कंडीशनिंग में क्या इस्तेमाल किया, एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है इनका, इसका नाम क्या है, मिस्टर लिटिल एल्बर्ट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, फोबिया। ठीक है, वो परीक्षण होता है इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि प्राचीन अनुबंधन। प्राचीन अनुबंधन के अंदर हमको क्या क्या देखने मिलता है, हमको CS, CR और US, UR देखने मिलता है, एक और चीज देखने मिलती है NS भी। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अगला सवाल पूछ रहा है आपसे प्रश्न नंबर 5 में, अ चाइल्ड इज बोर्न विद सम, एक बच्चा या एक शिशु निम्न में से किसके साथ जन्म लेता है। ठीक है, क्या उसके पास विशेषताएं होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, क्या उसके पास ईगो होता है, अहम होता है, क्या उसके पास इन्नेट ड्राइव्स होती हैं, जन्मजात अंतर्नोद होता है, या फिर सब कुछ होता है, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो कई लोगों ने इसका आंसर डी दिया है, लेकिन जो डी है ये इसका गलत आंसर है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इन्नेट ड्राइव, है ना। जो शिशु होता है, जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या लेके पैदा होता है, किस चीज के साथ जन्म लेता है, वो लेता है जन्मजात अंतर्नोद, है ना। इन्नेट ड्राइव्स होती हैं उसके पास जैसे ही उसका जन्म होता है। ठीक है, अब आप ही बताइए, कोई छोटा सा शिशु शिशु पैदा हुआ है, उसके पास क्वालिटीज कहाँ से आ जाएंगी, है ना। अभी वो जस्ट निकला ही है, उसके पास विशेषताएं कहाँ से आ जाएंगी उसके पास। ठीक है, उसका ईगो अहम कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये ईगो अहम की बात कहीं होगी नहीं। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबव तो इसका आंसर है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी, इन्नेट ड्राइव्स, है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप नहीं समझ में आ रहा तो इसको रट लीजिए आप। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो रट लीजिए इस चीज को, कि जन्मजात अंतर्नोद के साथ ही जो बालक है, जो शिशु है, वो जन्म लेता है। ठीक है, उसके पास ईगो अहम की बात आगे चल के होगी, लेकिन अभी जो है जन्म की बात हो रही है, तो उसके पास क्या होता है, वहां पे जन्मजात अंतर्नोद होता है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल पूछा जा रहा है, हु इज प्लानिंग टू सेंड IO साइकोलॉजिस्ट टू स्पेस। कौन सी संस्था संगठनात्मक वैज्ञानिकों को स्पेस में भेजने का विचार कर रही है। यहाँ पे I एंड O से तात्पर्य ये प्रकार से है कि I है आपकी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड O है आपकी संगठनात्मक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के जो मनोवैज्ञानिक हैं, और जो आपकी इंडस्ट्री के जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनको कहाँ भेजा जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में। ठीक है, अब क्यों भेजा जा रहा है ये तो उन्हीं को मालूम, लेकिन कौन सी संस्था भेज रही है, प्रश्न ये पूछ रहा है। क्या इसरो भेज रहा है, क्या नासा भेज रहा है, क्या स्पेस एक्स भेज रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं भेज रहा है। ठीक है, तो केवल एक ही बच्चे ने इसका सही आंसर दिया था, और सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नासा। ठीक है, नासा जो है वो अपने I&O को भेज रहा है, इसरो तो अभी दूर दूर तक कहीं पे नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 7 के ऊपर। ये पूछ रहा है, इन अ स्कूल, एक विद्यालय के अंदर, अ चाइल्ड फेसेस, जो एक बच्चे का सामना किससे होता है, संघर्ष से होता है, प्रतिरोध से होता है, समूह से होता है, या फिर नवीन समाज से होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नवीन सोसाइटी या फिर न्यू समाज। ठीक है, तो जब भी जो बालक है प्रथम दिन जब स्कूल में जाएगा, ठीक है, तो अभी संघर्ष वगैरह तो सब देखते हैं बाद में आएगा, पहले आएगा, रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा, प्रतिरोध भी नहीं आएगा, ग्रुप समूह तो बाद में जुड़ेगा, जब वो पहले दिन जाएगा, अपने मित्रों से, बंधुओं से मिलेगा, तब जाके उसका ग्रुप वगैरह फॉर्म होगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, उसका एक न्यू सोसाइटी, नवीन समाज, नए परिवेश से क्या होगा, उसका वहां पे सामना होगा। अब वो क्या चला गया है, जो बालक है वो घर से उठ के कहाँ चला गया है, अब वो विद्यालय में चला गया है, शाला में चला गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा, घर से शाला तक के सफर में सबसे पहले उसको एक नवीन समाज मिलेगा। अभी तक वो अपने माता और अपने पिता के अलावा किसी को नहीं देख रहा था,
भाई बहन होंगे तो बात अलग है, लेकिन जब पहली बार जाएगा तो क्या दिखेगा, वो नवीन समाज से उसका क्या होगा, अंतःकरण उसका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, ऑल राइट। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो राइट आंसर क्या होता है इसका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यू सोसाइटी। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, व्हाट इज स्कीमा। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, स्कीमा कॉन्सेप्ट की बात होती है। तो व्हाट इज स्कीमा, स्कीमा क्या है, क्या ये कोई अधिगम की तकनीक है, क्या कोई ये लर्निंग टेक्निक है, क्या ये चंकिंग है, क्या ये चंकिंग होती है, क्या ये ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन पैकेज है, सूचना का संगठनात्मक संकुल है, या फिर ये कोई शिक्षण तकनीक है, यानी कि टीचिंग की टेक्निक है। यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूचना का संगठनात्मक संकुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ना ही ये किसी प्रकार की अधिगम टेक्निक है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई हमने रीइंफोर्समेंट, प्रबलन, पनिशमेंट, दंड किसी का इस्तेमाल नहीं किया। ना ही या किसी चीज की जानकारी को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जमा कर रहे हैं, चंकिंग भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो सूचना है, जो जानकारी है, इसका क्या बना ले रहे हैं हम, एक संगठन बना ले रहे हैं। ठीक है, ये इसके 1, 4, 2, 3 है ना, ये अलग अलग पॉइंट है, इनका हमने क्या कर लिया है, ये सूचनाओं का जानकारी का हमने क्या बना लिया है, यहाँ पे एक संकुल बना लिया है। ठीक है, एक पैकेज बना लिया है, और ना ही ये कोई किसी प्रकार की शिक्षण की तकनीक है। ठीक है, ये आप सभी को अपना डेवलप करना होगा, किसके बारे में, आपको इस विषय के बारे में। ठीक है, ऑल राइट। और अभी तक आपने ये नहीं किया है तो इसका भी संकुल बना लें। ठीक है, क्योंकि जानकारियों का संकुल कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न के ऊपर, और ये आपका यूपी पीजीटी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ है। हु गेव पर्सनैलिटी टाइप्स बेस्ड ऑन बॉडी टाइप्स, यानी कि शारीरिक आधार पर किसने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ठीक है, अगर अच्छा आपको मालूम है तो ये बताइए, हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी, है ना, ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कौन से देश, कौन से राज्य, कौन से जिला से स्टार्ट होती है। ठीक है, इसको अगर आपको मालूम है तो नीचे इसको प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पूछ रहा है प्रश्न कि शारीरिक आधार पर किसने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के प्रकार अलग अलग लोगों ने बताए हैं, हिपोक्रेट्स ने, प्लाटो ने, कांत ने और शेल्डन ने। तो इनमें से किसने शारीरिक आधार पर, मतलब हमारी बनावट किस प्रकार से होगी, ठीक है, हम बनावट के हिसाब से बताया है इसको, शरीर के प्रकार को। तो इनमें से कौन साइकोलॉजिस्ट या कौन दार्शनिक जो था जिन्होंने बताया इसके बारे में, ऑप्शन है शेल्डन, कांत, हिपोक्रेट्स और प्लाटो। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेल्डन। इन्होंने 3 भागों में बताया था। कौन कौन से 3 भाग हैं उसको नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपको क्या हो और क्लैरिटी मिल जाए, और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको भी मालूम पड़ जाए। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 10 के ऊपर, जिसके बाद जो भी लोगों ने इसके आंसर्स किए थे उनको अपने आंसर्स देखने मिलेंगे। आंसर्स देखने मिलेंगे मतलब मार्क्स देखने मिलेंगे, उन्होंने किस प्रकार से स्कोर किया है। यहाँ बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, लास्ट प्रश्न। फर्स्ट मेमोरी स्ट्रक्चर इन एनकोडिंग इंफॉर्मेशन इज, ठीक है, कूट लेखन जब किसी भी सूचना का करते समय स्मृति के किस ढांचे से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यानी कोई भी जो जानकारी है, कोई भी सूचना है, इसको आप क्या कर रहे हैं, आप इसका कूट संकेतन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कहाँ घुसेगा, कहाँ एंट्री लेगा, वो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है प्रोसीजरल मेमोरी, यानी कि आपकी प्रकार्यात्मक स्मृति के बारे में पूछ रहा है, क्या वो प्रकार्यात्मक स्मृति से जाएगा सबसे पहले। फिर यहाँ आपकी संवेदी स्मृति है, फिर यहाँ आपकी दीर्घकालिक है, और यहाँ फिर आपकी लघुकालिक है ना। करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंसरी मेमोरी, यानी कि आपकी संवेदी स्मृति। ठीक है, तो कोई भी जो जानकारी है, कोई भी सूचना है, हमने पढ़ा किसका, 68 में एटकिंसन शिफ्रिन का मॉडल जो हमने पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि कोई भी सूचना है एनकोड होने से पहले कहाँ जाएगी, हमारी संवेदनाओं के पास जाएगी। कितने प्रकार के संवेद होते हैं हमारे पास, वो भी आपको जानकारी होना जरूरी है। और नहीं जानकारी है तो वीडियो खंगालिए, चैनल के ऊपर कई सारी वीडियोस हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और नहीं मिल रही है तो फिर आप इसको अपने सेल्फ स्टडी से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी में जाती है, फिर अटेंशन मिलता है, फिर शॉर्ट टर्म में, और फिर लॉन्ग टर्म में चली जाती है। ठीक है, इस तरह का बताया हमको, किसके बारे में हमको बताया गया है, अवस्था मॉडल के बारे में। ठीक है, ओके। तो करेक्ट आंसर होता है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मेमोरी, यानी कि संवेदी स्मृति। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं उन बच्चों के मार्क्स जिन लोगों ने इसको सबमिट किया था। ठीक है, अब उनके मार्क्स देख लेते हैं, उन्होंने कितना कितना स्कोर किया। ऑल राइट, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये है उनके स्कोर्स, और वो अपनी अपनी मेल आईडी चेक कर लेंगे। ठीक
ठीक है, मेल आईडी उनको मालूम है किसकी कौन सी है, तो वो अपने हिसाब से अपने मार्क्स देख लेंगे। तो इस एमसीक्यू 10 एमसीक्यू के अंदर टॉप के मोस्ट नंबर कौन लेके आया है, नंबर लेके आए हैं आपके, ये है आपके 16 नंबर, यानी कि इनको मिलती है फर्स्ट ऑफ द रैंक। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ये fbd@gmail.com जिनका ये मेल आईडी है, उन्होंने सेकेंड पोजीशन लिया है। और फिर थर्ड में यहाँ DHYY26 जिसका एंड में ईमेल आईडी है, उनके आए यहाँ पे 12 नंबर। तो ये जो नंबर है आउट ऑफ कितने हैं, आउट ऑफ यहाँ पे 20 नंबर्स हैं, मतलब 20 नंबर में से आपको इतने मिले हैं, मतलब इनके आपके 8 सवाल सही हैं, इनके 7 और इनके 6, ठीक है। और बाकी जो है VNS50 ये अपना स्कोर देख लें, ये जो है .RBL ये अपना स्कोर देख लें, ठीक है। ओके, तो ये हैं आपके स्कोर्स PGT डे 7 के, ठीक है। और अगर आप इसी तरह के अपने डेली MCQs लगाना चाहते हैं हमारे साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 में, है ना। डिटेल्स वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप डेली जो अपनी MCQ लगा सकते हैं और अपने स्कोर्स चेक कर सकते हैं, ताकि आपके पास सवालों का क्या मिल जाए, आपके पास अच्छा खासा डेटा हो जाए, ताकि उन सवालों को लगा के आप अपनी PGT एग्जामिनेशन में सक्सीड कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, तो आगे से आपको इस प्रकार की ऐसी कुछ वीडियो नहीं मिलेगी। तो जो भी आंसर सबमिट करेंगे उनको ईमेल आईडी पे रिस्पेक्टिवली, या फिर उनको स्कोर जो है शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, उनके व्हाट्सएप पे या फिर उनके मेल आईडी के ऊपर। ऑलराइट, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आपकी जो PGT की डेट है वो अभी कुछ फिक्स नहीं है, कोई बोल रहा है जनवरी, कोई बोल रहा है फरवरी, कोई बोल रहा है मार्च, ऐसे पूरा साल निकल जाएगा, लेकिन इसकी डेट कुछ आई नहीं है। एक चीज़ जो कन्फर्म है वो क्या है, वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, और जितने आप सवाल लगाएंगे उसका फ़ायदा मिलेगा। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपने सवाल नहीं लगाए हैं, MCQs नहीं लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान आप ही को होने वाला है, क्योंकि जो MCQ लगा के गया है उसके पास क्या है, उसके पास क्वेश्चन भी इसको मालूम है, और उसके बाद उसको आंसर्स का भी आइडिया रहेगा कि कौन सा आंसर होगा एंड कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you and have a nice day.